रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को शुरू हुई जंग अब भी जारी है। रूस ने दावा किया है कि सेना ने यूक्रेन के मारियापोल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। रूस ने इसे यूक्रेन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत बताया है। रूस का दावा है कि मारियापोल के स्टील प्लांट में 2439 यूक्रेनी लड़ाकों ने रूस के सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि अभी तक यूक्रेन की ओर से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई। यूक्रेन में रूस की सेना भीषण तबाही मचा चुकी है। दुनिया ने एक ऐसा युद्ध देखा जिसे कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा, लेकिन रूस के एक विश्लेषक ने इसे एक बड़े विश्व युद्ध की सिर्फ रिहर्सल बताया। उन्होंने कहा कि अन्य नाटो देशों के खिलाफ रूसी आक्रामकता को बढ़ाना पूरी तरह से अतार्किक है। वहीं दूसरी तरफ स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की आलोचना करते हुए पुतिन ने कहा कि दूसरे देशों में नाटो का सैन्य विस्तार मॉस्को को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि भी पिछले साल के 8.8% की तुलना में कम होकर 2022 में 6.4% रहने का अनुमान। इसके बावजूद भारत सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। रिपोर्ट में कहा गया कि ऊंची मुद्रास्फीति का दबाव और कामगार बाजार में असमान पुनरुद्धार से निजी उद्योग प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए अपनी गरिमा को भी दांव पर लगा दिया। उन्होंने मंच से मरियम नवाज पर एक ऐसी टिप्पणी की जिसके कारण उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग उन्हें महिला विरोधी और उनके बयान को महिलाओं के लिए अनुचित बता रहे हैं। एक रैली के दौरान इमरान खान ने पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज को लेकर कहा कि मेरा नाम इतनी शिद्दत से ना लें कि आपके पति नाराज हो जाए। सरकार गिरने के बाद इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में शहबाज शरीफ हुकूमत से ज्यादा फौज को निशाना बनाया जा रहा है और इसकी वजह यह है कि फौज ने जैसे ही इमरान के सिर से हाथ हटाया तो सरकार गिर गई। बहरहाल इमरान पूरे मुल्क में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हुकूमत और फौज दोनों को निशाने पर ले रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। चीन के बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऑनलाइन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। चीन के लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं, तो लोग अपने घरों की बालकनी में प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि अगर ओमिक्रॉन की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में राहत नहीं मिली तो हो सकता है कि लोग सड़कों पर उतरकर भी प्रदर्शन करें। बीते एक महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा की। वहीं बुद्ध जयंती पर नेपाल भी गए। अपने व्यस्त कार्यक्रम को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री अगले हफ्ते जापान की एक और महत्वपूर्ण यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी 22 मई की रात को जापान रवाना होंगे। 23 मई को सुबह टोक्यो पहुंचेंगे और सीधे काम में जुट जाएंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा रखने की सीमा को $15,000 से कम कर 10,000 अमेरिकी डॉलर करने का निर्णय लिया। इसके पीछे वजह यह है कि देश में विदेशी मुद्रा का संकट खड़ा हो गया है। ईंधन का जो पैसा है वो भुगतान के तौर पर नहीं दिया जा रहा। इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच रक्षा मंत्रालय की ओर से देखते ही गोली मारने का आदेश जारी नहीं किया गया है। विक्रम सिंघे ने कहा कि लिखित में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकती है और जरूरत पड़ने पर फायरिंग भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीते हफ्ते संसद के कुछ सदस्यों की संपत्तियों को जलाया गया, लेकिन देखते ही गोली मारने का आदेश जारी नहीं किया गया। पाम ऑयल की कमी के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब जल्द ही महंगे खाने के तेल के दामों में कमी आएगी। दरअसल इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। 23 मई से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर लगाए गए बैन को हटा लिया जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की। इंडोनेशिया ने यह फैसला पाम ऑयल सेक्टर में काम करने वाले 17 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 70 लाख लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है।